एग्जाम में आप सभी का स्वागत। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 56 देख रहे हैं। सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए पहला क्वेश्चन कहता है कि मुद्रा सभी परिसंपत्तियों में सबसे तरल है। सबसे तरल है लिक्विड फॉर्म में। कैसे जी? तो ऑप्शन ए, क्योंकि यह सार्वभौमिक रूप से स्वीकार है। मनी जो है हर जगह है कि नहीं? अभी यूपीआई में देखिए, फ्रांस में, यूरोप में पहला फ्रांस शुरू कर दिया, और उधर हम लोग देखे थे जो क्वेश्चन पूछा हुआ था, यूपीआई जो है मॉरिशस, श्रीलंका, ये सब क्या है? मनी का ही खेल है। सार्वभौम रूप से स्वीकार है, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर। चूंकि इकोनॉमिक्स है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यानी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। तो क्या कहता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जी? कि को निम्नलिखित रूप से किस अन्न के रूप में जानते हैं? इसका दूसरा नाम से अगर जानते हैं तो क्या है? तो ऑप्शन बी बाजार अर्थव्यवस्था। समझ ना? ऑप्शन बी बाजार अर्थव्यवस्था। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आप जानते ही हैं कि इकोनॉमी जो है 3 प्रकार से बांटा गया। एक को कहते हैं पूंजीवादी, दूसरा समाजवादी, और तीसरा मिश्रित अर्थव्यवस्था। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में जितने भी विकासशील देश हैं लगभग आते, मुख्य रूप से एशिया की बात करेंगे तो भारत और चाइना। पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है, जितने भी विकसित देश आप दिख रहे हैं, अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, जापान है, जर्मनी है, ये सब चीज। रसिया समाजवादी अर्थव्यवस्था। मतलब क्या है? वहां सारा चीज लगभग सब गवर्नमेंट के हाथ में, समझ ना? प्राइवेटाइजेशन जो है रसिया में नहीं है, इसीलिए भारत के लोग वहां डॉक्टरी करने जाते हैं। मेरे मौसी का लड़की भी वहां कर रही है यही कारण है। आगे क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि सागरमाला परियोजना से भारत का निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है? सागरमाला परियोजना, तो ऑप्शन डी बंदरगाह क्षेत्र से। सागरमाला आगे ही लगता है कि सागर यानी जितने भी ये सागर वगैरह, समुद्र वगैरह किनारे बंदरगाह दिख रहे हैं ना, पोर्ट वगैरह, तो उसी को परियोजना को जोड़ा गया। और ये परियोजना कब आया? 2015 में। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य ये था कि आधुनिकीकरण, मशीनीकरण, कंप्यूटरीकृत जो भी चीजें हैं, इसको जो है बढ़ावा मिले, विकास किया जाए। समझ रहे ना? कौन? पोर्ट को। आगे क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि प्रति चुंबकीय पदार्थ। प्रति चुंबकीय पदार्थ मतलब होता है डाई मैग्नेटिक। प्रति मत डाई, चुंबकीय मैग्नेटिक। डाई मैग्नेटिक पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति कैसा होता है, यानी मैग्नेटिक उसका नेचर कैसा होता? तो ऑप्शन बी ऋणात्मक, यानी नेगेटिव होता। और डाई मैग्नेटिक के कुछ एग्जाम्पल है, जिसको जानेंगे तो समझ पाएंगे कि हाँ सही बात है। सोना, चांदी, तांबा, हीरा, नमक, ये सब क्या है? डाई मैग्नेटिक है। इसमें सटाइएगा, चुंबक लेकर जाइएगा तो कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा, समझे ना? लेकिन एक होता है अचुंबकीय, मैंने थोड़ा थोड़ा गुण होगा, निकेल, कोबाल्ट है, इस सब में थोड़ा थोड़ा चुंबक गुण होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5 ना, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है? अपवर्तनांक मतलब होता है रिफ्रैक्टिव। सबसे अधिक किसका है जी? तो ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड का। कितना? 1.63। लेकिन सबसे ज्यादा अगर कह दे कि किसका होता, किस पदार्थ का होता, तो हीरा का। हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता 2.42। कितना जी? 2.42। लेकिन ऑप्शन में क्योंकि हीरा नहीं है, तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड 1.63। आगे क्वेश्चन नंबर 6 कहता, क्या कहता है जी? कि किसी चालक तार का प्रतिरोध तापमान के बढ़ने से क्या होता? यानी चालक मतलब कौन सी? कंडक्टिव। तो अप्रतिरोध मैंने रेसिस्टेंट। अगर कोई किसी चालक का प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? यदि ताप यानी टेम्परेचर बढ़ा दी जाए, तो टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा। लेकिन सेमीकंडक्टर में ऐसा नहीं। अर्धचालकों में क्या है कि अगर ताप बढ़ाइएगा तो प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंट कम हो जाएगा। बिहार दरोगा 2213 जब हम लोग मेंस दे रहे थे पिछले साल, तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अर्धचालक के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा जब टेम्परेचर देंगे। तो जब टेम्परेचर देंगे तो अर्धचालक में घटेगा, लेकिन कंडक्टिव में यानी चालक में क्या होगा? बढ़ेगा। ध्यान न रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि जिस तापमान पर तरल का वाष्प का दबाव ठोस के वाष्प के दबाव के बराबर होता, यानी ऐसा कौन सा टेम्परेचर होगा जहां लिक्विड का जो है वेपर दबाव ठोस के वेपर के बराबर होगा, उसे क्या कहेंगे? लिक्विड और ठोस दोनों बराबर होगा, उसको हम लोग ऑप्शन डी हिमांक बिंदु कहेंगे। हिमांक मतलब हुआ फ्रीजिंग पॉइंट। हिमांक बिंदु मतलब कौन चीज? फ्रीजिंग पॉइंट। ऑप्शन डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है सरल आवर्त गति में एक सरल लोलक के किए निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? सिंपल पेंडुलम, सरल लोलक जी, सिंपल पेंडुलम। और इसमें निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है जी? तो ऑप्शन ए मध्य स्थिति में, यानी मिड सिचुएशन में जब आएगा पेंडुलम, उसमें गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक ऊर्जा अत्यधिक होगी। ऑप्शन ए राइट आंसर। समझे ना? जब बीच में आएगा तो काइनेटिक ऊर्जा क्या होगा? अधिक हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 9 कहता है जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाए, जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाए तो तालाब के जल के पृष्ठ पर उठने वाली लहरें कैसी होगी? किस प्रकार की लहरें होगी? तो ऑप्शन बी अनुप्रस्थ होगी। और ये अनुप्रस्थ इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स वेव। कौन वेव जी? ट्रांसवर्स वेव कहते अनुप्रस्थ तरंग को।
लेकिन इससे क्वेश्चन थोड़ा और बढ़िया तब हो जाता जब कहता है कि लाइट क्या है, प्रकाश क्या है जी। ऑप्शन देगा कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव है यानी अनुदैर्ध्य है, कि अनुप्रस्थ है, कि विद्युत चुंबकीय तरंग है। इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। लड़का कहेगा अरे ससुरा, या तो अनुप्रस्थ होगा, कोई कहेगा ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगा, लेकिन दोनों होगा। समझ ना, ट्रांसवर्स वेव भी होगा और क्या होगा, विद्युत चुंबकीय तरंग होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी होगा। यही क्वेश्चन टीआरई 1 के टीआरई 2 में प्राथमिक शिक्षक में पूछा गया था। लड़के सारे कंफ्यूज कहने लगे, कुछ लोग तो डाउट में एथी भी डाल दिए, आपत्ति भी जता दिए थे क्वेश्चन पर, समझ गए ना। खैर कोई बात नहीं, लेकिन लाइट क्या है तो अनुप्रस्थ तरंग है। और एक और चीज देखेंगे, एस तरंग, जो भूकंप में आप देखेंगे कि 3 तरंगे निकलती, एक को कहते पी, दूसरे को कहते एस और तीसरे को कहते एल। पी तीनों में जाता ठोस द्रव गैस में। एल एल जो है सबसे खतरनाक है, धीरे धीरे इसका करता, इसलिए विनाशकारी वेव कहते एल को। और एस जो सॉलिड में जाता, वही एस वेव जो क्या है, अनुप्रस्थ वेव है। अनुप्रस्थ वेव है यानी ट्रांसवर्स वेव है। आगे क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया, और दूर दूर दृष्टि दोष कह दे तो हाइपरमाइट्रोपिया। तो अभी ये कह रहा है निकट दृष्टि दोष, तो हम लोग मायोपिया के बारे में समझेंगे। कौन सा कथन जो है गलत है, कोई स्टेटमेंट होगा जो गलत होगा, तो ऑप्शन डी, प्रतिबिंब को रेटिना पर बनना, यानी इमेज को कह रहा है कि रेटिना पर बनना। आइरे ससुरा, इमेज रेटिना पर बनेगा तो दोष होगा, है वो गड़बड़े का। समझ रहे ना। मैंने ये बताइए, जब आप अपने माता पिता को खूब अच्छा से मान सम्मान कर रहे हैं तो वो घर से थोड़े बाहर करेंगे। जब नहीं कीजिएगा तब ना होगा। तो वही बात है, जब रेटिना पर नहीं बनेगा तभी ना कोई दोष होगा जी। आई को राय कि रेटिना पर बनता, यही गलत है। गलत है तो कहाँ बनता जी, निकट दृष्टि दोष में यानी मायोपिया में इमेज जो है रेटिना से आगे बनता, और वहीं दूर दृष्टि दोष में यानी हाइपरमाइट्रोपिया में रेटिना के पीछे बनता। ऐसा क्यों होता जी, लेंस की फोकस दूरी घट जाती, और जिसके कारण क्या है, इसका लेंस की क्षमता यानी बढ़ जाता। लेंस की फोकस दूरी घट जाती, लेंस की क्षमता बढ़ जाता, इसलिए रेटिना पर न बन के इमेज रेटिना के आगे बन जाता। और इसके निवारण के लिए, इसको रेमेडी के लिए, रेमेडी मतलब उपचार के लिए कौन उपयोग करते हैं, अवतल लेंस। अवतल लेंस मतलब कौन सी, कॉनकेव लेंस। ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व समस्थानिक कैंसर, समस्थानिक आइसोटोप्स, कैंसर के उपचार में प्रयुक्त किया जाता। ऑप्शन बी कोबाल्ट, और कोबाल्ट कहे तो कोबाल्ट 60, समझ रहे ना, कोबाल्ट 60 का उपयोग हम लोग करते हैं। और जहां भी कीमोथेरेपी आ जाए, समझ रहे ना, समझ जाइएगा कि ससुर यहाँ कैंसर की बात है। इसी टाइप से कुछ क्वेश्चन करंट बेस पर क्वेश्चन पूछे गए थे टीआरई 3 6 to 8 में, जनरल पेपर में। सारे लोग कोई कुछ मारे थे, कोई कुछ मारे थे। कोई बात नहीं, मारते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है सिनकोना का कौन सा भाग औषधि देता। सिनकोना एक वृक्ष होता जिसका कौन सा भाग औषधि मैंने प्रयोग में होता, मेडिसिन के लिए होता, तो ऑप्शन बी छाल के रूप में। और ये इसका प्रयोग हम लोग मलेरिया के इलाज के लिए करते, मलेरिया के उपचार के लिए सिनकोना का छाल करते, छाल का उपयोग करते। एक होता है चीड़ के तेल, चीड़ के तेल एगो होता है, आएगो सिनकोना, दोनों साथ साथ आता है, इसलिए हवलाना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक मतलब क्या होता है, डेवलप्ड सेल। अब प्रोकैरियोटिक मतलब अति सूक्ष्म से, समझ ना। तो वही है यूकैरियोटिक कोशिका, यानी हम लोगों में, पेड़ पौधे में कौन सा संबंध कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देख रहे हैं, उसमें एक स्टेटमेंट रॉन्ग होगा। और क्या है जी, ऑप्शन सी कहता है कि रिक्तिका यानी वैक्यूम उपस्थित नहीं होता। आइरिस, इसमें तो होता ही है। यूकैरियोटिक में हमेशा पॉजिटिव रहेगा, और नहीं तो प्रोकैरियोटिक से हमेशा अधिक रहेगा। पहचानने का तरीका क्या है, यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक दो ही होता है। तो प्रोकैरियोटिक में हमेशा कम होगा, यूकैरियोटिक में ज्यादा होगा। प्रोकैरियोटिक हमेशा निगेटिव होगा, यूकैरियोटिक हमेशा पॉजिटिव होगा। यानी 13 का ऑप्शन सी राइट आंसर। वैक्यूम होता है, एक और नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि हमारे शरीर में त्वचा की सतह के नीचे मौजूद वसा यानी मौजूद जो फैट है, इसके विरोध अवरोधक का कार्य करती तो शरीर के उष्मा के क्षति। ऑप्शन ए राइट आंसर, 14 का ऑप्शन ए राइट आंसर। आप जानते ही हैं कि हमारी बॉडी का सबसे बड़ा अंग कह दे तो त्वचा है, सबसे बड़ी ग्लैंड कह दे यकृत, लीवर यानी जिगर है, लेकिन सबसे बड़ा अंग क्या है, त्वचा है। और इसी त्वचा के बारे में कहता है कि वसा, जो त्वचा के नीचे मौजूद जो वसा है, फैट है, इस ससुरा क्या चीज का अवरोध करता है, तो शरीर के उष्मा को, क्षति को रोकता है। यही कारण है कि हमारा जो बॉडी है किसी भी मौसम में चाहे कितना भी जाड़ा हो, ठंडा हो, गर्मी हो, बरसात हो, सब में टेम्परेचर हम लोग का सेम ही रहता। समझ रहे ना, मौसम चेंज होता है, टेम्परेचर अंदर के उतना ही है। कितना डिग्री में करेंगे तो 37 डिग्री के आसपास, 36 पॉइंट कुछ होता है, लेकिन हम लोग 37 डिग्री मानते हैं। फॉरेन हाइट में कह देंगे तो 98.6 या 98.5, ठीक है, फॉरेन हाइट। आगे क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि फलों का मधुर मीठा स्वाद किसके कारण होता। ऑप्शन ए फ्रुक्टोज, यानी फल माने फ्रूट में मीठा स्वाद किसके कारण होता जी, फ्रुक्टोज। सबसे अधिक प्राकृतिक रूप से, नेचुरली सबसे अधिक मीठा कौन होता, फ्रुक्टोज। एक बार फिर से,
नेचुरली रूप से सबसे मीठा कह दे तो फ्रुक्टोज को मानते, लेकिन कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल रूप से हम लोगों ने बना दिया उसको मीठा, तो उसको क्या कहते? एस्पोर्टेम। क्या कहते जी? एस्पोर्टेम। और ये ससुरा मीठा जो है सुक्रोज से 200 गुना ज्यादा मीठा है एस्पोर्टेम। खासकर इसका उपयोग जो है मधुमेह जो डायबिटीज वाले लोग हैं उन्हीं लोगों को थोड़ा सा डाल दिया जाता, एकदम लगेगा कि चाय एकदम मीठा है, लेकिन उससे डायबिटीज वाले को फायदा घाटा नहीं लगता, समझ रहे? और चीनी डाल दीजिएगा तो हो गया उनका काम तमाम हो जाएगा। इसीलिए थोड़ा सा उपयोग करते हैं, हालांकि स्पोर्टम का उपयोग नहीं करते। एलालीड की कोई एक होता है जो थोड़ा सा कम शर्करा होता है, उसी का उपयोग करते। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कोई ना कोई तो एगो गलत होगा, तो क्या गलत है जी? ऑप्शन ए जब देखेंगे तो कहता है कोशिका सिद्धांत यानी सेल थ्योरी कह रहा है कि रॉबर्ट हुक ने किया था। अरे ससुरा, सेल थ्योरी रॉबर्ट हुक ने नहीं, जबकि स्लाइडन एंड स्वान ने दिया था, समझ रहे ना? और रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका को देखा, किसमें? मृत कोशिका में, पौधे की मृत कोशिका में। आगे क्वेश्चन नंबर 16 का ए राइट है। राइट मतलब कौन सी? यही गलत है। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि किसी तत्व का परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर 17 है और द्रव्यमान संख्या जो है एटॉमिक मास 36 है, तो न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगा? तो जानते ही है कि ए बराबर पी प्लस एन। तो जब ए बराबर पी प्लस एन एन निकालना है, पी के मान ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना जी? पी मतलब कौन सी? एटॉमिक नंबर 17, ए मतलब कौन सी? उसको कहते हैं हम लोग एटॉमिक मास। ठीक है, तो वो है द्रव्यमान संख्या 36 दिया है, तो घटा दीजिएगा, 36 में से 17 घटाइएगा, 19 आएगा ना, ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है जी? विद्युत चालन करने के लिए अधिकांश द्रव अम्लों, क्षारकों और डॉट डॉट बिलियन के होते हैं। माने विद्युत चालन के लिए अधिकांश जो है, तो ऑप्शन बी लवण यानी साल्टी होता है। यही आप देख रहे होंगे कि घर में हम लोग जो अर्थिंग करते हैं ना, वहां पे हम लोग थोड़ा सा नमक का घोल डाल देते हैं, समझ रहे ना? यही कारण है। आगे क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया, उसके सदस्य कौन थे? मैंने संविधान सभा के जो सदस्य थे, समझ रहे ना? 389 थी ना, और 299 कुछ जगह से, 93 गो इधर उधर से, 4 गो खुजर खुजर से थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है, इसलिए इधर उधर खुजर खुजर कह दे रहे हैं। आप लोग समझ जाइएगा कि 299 कहाँ से, 93 कहाँ से, 4 कहाँ से, ठीक है? समय कम रहता है इसलिए ज्यादा, इतना कम समय में इतना 200 कवरेज ना कोई करा सकता है ना कभी कराएगा, ये ध्यान रखिएगा। इसके पीछे हम, आपको लगता है कि हम आधा घंटा बकबक बकबक कर देते हैं, इसके पीछे हम काफी मेहनत करते हैं। 1 घंटा हमको देखना पड़ता है सब चीज, और सब चीज दिमाग में बैठाना पड़ता है, तब अब बोलते हैं, समझ गए ना? तो आइए, संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया, उसमें सदस्य कहां से थे? तो ऑप्शन ए विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित, समझ रहे ना? विभिन्न प्रांतों से लिए गए थे। और आप जानते ही हैं कि संविधान सभा के लिए जो कैबिनेट मिशन आया था, 3 सदस्यीय थे, सर्वप्रथिक लॉरेंस इसके अध्यक्षता कर रहे थे। और उसके बाद जो है जुलाई 1946 में इसका चुनाव होता है, 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार का गठन होता, और जबकि 2 सितंबर 1946 को पहला ये लोग अंतरिम सरकार का बैठक बुलाया गया। और बैठक जब बुलाया गया तो उसमें मुस्लिम लीग मुंह फुला लिए थे। आजकल देख रहे हैं जीजा जी लोग, फूफा जी लोग मुंह फुला लेते, वैसे ही मुस्लिम लीग मुंह फुला लिए थे। तो फिर मुस्लिम लोग को मनाया गया, तो मनाया गया तो 26 अक्टूबर 1946 को जो है ये लोग फिर आ गए। 2 सितंबर में लोग शामिल नहीं था, फिर 26 अक्टूबर 1946 को अंतरिम सरकार में शामिल हुए, और उसी में लियाकत अली को वित्त मंत्री बनाया गया। मुस्लिम लीग से हालांकि 4 लोग बने थे, लेकिन लियाकत अली वित्त मंत्री बनाया गया, और वही लियाकत अली जो बाद में थोड़ा सा चाल चल दिए, जिसके कारण से अंतरिम सरकार को भंग करना पड़ा, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा रीट निजी स्वतंत्रता का एक आधार है? कौन सा रीट जी? रीट जानते ही हैं कि आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, जबकि आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट। तो निजी स्वतंत्रता के लिए ऑप्शन ए बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसको इंग्लिश में हैबियस कार्पस कहते। और हैबियस कार्पस के तहत, और इसका बंदी प्रत्यक्षीकरण होता क्या है? 24 घंटा के अंदर किसी भी चीज अगर गिरफ्तार किए होते हैं, तो आपको पुलिस को, आपको नहीं, पुलिस को जो गिरफ्तार करती है उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होता, आने जाने के समय छांट के मतलब हटा के। और देखिए 5 गो रिट जारी होता है, और बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया, अधिकार परीक्षा हो गया, और परमादेश हो गया। ये 3 गो व्यक्ति पर, और 2 गो बाकी जो बच गया उत्प्रेषण और प्रतिषेध, ये 2 गो न्यायालय पर। आगे क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि वह व्यक्ति कौन है जो राज्यसभा के सदस्य होते हुए राज्यसभा और लोकसभा दोनों में बोल सकता है? वो कौन सा व्यक्ति है जी कि राज्यसभा का सदस्य है और राज्यसभा लोकसभा दोनों में बोलेगा? तो ऑप्शन सी, वे मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो। कोई मंत्री है जो राज्यसभा का सदस्य होते हैं, जैसे 4 गो ऐसे कल हम लोग देखे थे सीरीज, तो सीरीज 55 जो देख रहे थे उसमें हमने बताया था कि 4 गो राज्यसभा जो थे प्रधानमंत्री बने थे ना जी, और उसमें मुख्य रूप से मनमोहन सिंह थे। तो वही बात है, तो 4 मनमोहन सिंह वैसे ही कह रहा है कि वे मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो, वो राज्यसभा में भी बोलेंगे, लोकसभा में भी बोलेंगे। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बोलेंगे। ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को सेवानिवृत्ति यानी
रिटायरमेंट का जो एज है 60 से 62 कर दिया गया। ऑप्शन सी 60 से 62 कर दिया गया। ऑप्शन सी 15वां संविधान अधिनियम यानी 15वां 15 अमेंडमेंट 1963 को 15वां संविधान संशोधन 1963 में जो है हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की आयु बढ़ा दिया गया, 60 से 62 कर दिया। लेकिन इससे मजेदार क्वेश्चन तब हो जाता है जब कहता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो है न्यायाधीशों का टेन्योर कार्यकाल कितना है। तो सुप्रीम कोर्ट का 65, 6 से 65 ना ना न्यूनतम नहीं है, अधिकतम है 65। और हाई कोर्ट कह दे तो केवल 62, न्यूनतम नहीं है 6 वर्ष ना ना ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय सरकार का मामला नहीं है। ऑप्शन बी कानून और व्यवस्था यानी लॉ एंड ऑर्डर का जो है ये स्थानीय सरकार का नहीं है। स्थानीय मतलब कौन सी, लोकल गवर्नमेंट जो होता है ना, पंचायती राज व्यवस्था, मुखिया जी, सरपंच जी, ये लोग कोई बस की बात नहीं है। ये किसका है, राज्य सूची का विषय है, स्टेट लिस्ट की बात है, समझ रहे ना। आपको लगेगा कि इस ससुरा समवर्ती सूची है ना, स्टेट सूची है, इसलिए लॉ एंड ऑर्डर नहीं समझे, नीतीश कुमार के पास है, वही है। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि सेंड्रोकोटस की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में किसने किया। एक बार फिर से, सेंड्रोकोटस की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में किसने किया जी। तो ऑप्शन सी विलियम जोन्स। लेकिन सेंड्रोकोटस जो है, सेंड्रोकोटस इस चंद्रगुप्त मौर्य को किसने उल्लेख किया, उल्लेख मतलब किसने मेंशन किया, किसने कहा था, तो जस्टिन ने, समझ ना, जस्टिन ने सेंड्रोकोटस कहा था, ये अपने एक लेखक में उल्लेख किया, मेंशन किया। लेकिन इसको पहचाना कौन, विलियम जोन्स, समझ ना। आगे जस्टिन इटली के थे। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि कलिंग नरेश खारवेल की हाथी गुफा प्रशस्ति किस भाषा में अंकित है। किस भाषा में अंकित है हाथी गुफा जी खारवेल। तो ऑप्शन ए प्राकृत भाषा, प्राकृत और पाली तो जानबे करते हैं, पाली में अपना ज्ञान बांटे थे बुद्ध जी, कौन, गौतम बुद्ध। अब प्राकृत भाषा में महावीर। तो वही प्राकृत भाषा में ये हाथी गुफा है। और ये हाथी गुफा प्रशस्ति जो खारवेल का है कहाँ है, उदयगिरी पहाड़ी उड़ीसा में। और जब ये हम लोग हाथी गुफा देख ही रहे हैं तो इसी से कुछ क्वेश्चन याद आ गया। एलिफेंटा द्वीप कह दे, यानी एलिफेंटा द्वीप पर ही एलिफेंटा गुफा है जो कि मुंबई में है। गेटवे ऑफ इंडिया से 10 किलोमीटर दूर समुद्र में जाएंगे तो वहां है, ठीक है। तो मुंबई में हो गया। एलिफेंटा वाटरफॉल कह दे तो मेघालय में। एलिफेंटा दारा कह दे श्रीलंका में। इस चीज को ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि मौर्य शासन व्यवस्था में रूपदर्शक नामक अधिकारी था। मौर्य शासन व्यवस्था में रूपदर्शक क्या था जी, सिक्कों का परीक्षक था। ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन होम रूल लीग की स्थापना से संबंधित नहीं था। होम रूल लीग स्थापना से संबंधित नहीं था। ऑप्शन ए टी.एस. ऑलकॉट। टी.एस. ऑलकॉट संबंधित नहीं थे। होम रूल मतलब स्वयं का शासन, स्वशासन इसको कहते। और ऑप्शन ए संबंधित नहीं थे। जब होम रूल देख ही रहे थे, थोड़ा सा इसके पृष्ठभूमि की अगर बात करेंगे तो सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में पुणे में होम रूल लीग की स्थापना करते। हालांकि उसके बाद सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने मद्रास में। ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि जलियांवाला बाग के प्रदर्शन के लिए लोग क्यों जमा हुए थे जी। तो ऑप्शन सी किचलू तथा सतपाल के बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन करने। किचलू और सतपाल को बंदी बना रहे थे, इसी के विरोध में लोग इकट्ठा हुए थे जलियांवाला बाग। और वो बैसाखी दिन था। कौन दिन था, बैसाखी दिन था। और वो दिन था जब 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। और इसी हत्याकांड में लगभग हजारों लोग मारे गए। और इसमें एक कमेटी तैयार की गई जिस कमेटी का नाम था हंटर आयोग। और हंटर आयोग का गठन किया गया जिसमें 8 सदस्य रखे गए, 5 गो ब्रिटिश से और 3 गो कच्ची से भारतीय थे और 5 ब्रिटिश थे। आगे क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि निम्नलिखित भारतीय शासकों में कौन सा सर्वप्रथम सहायक संधि में सम्मिलित हुआ। सबसे पहले सहायक संधि में कौन सम्मिलित हुआ जी, तो निजाम अली यानी हैदराबाद के निजाम। और इसका ट्रिक जब देखेंगे तो हमटा पबस, पहले भी बताए थे, हमटा पबस मतलब पहले बार हैदराबाद हुआ था सहायक संधि में। पहले कौन शामिल हुआ, हैदराबाद। और उसके बाद मैसूर हुआ, फिर तंजौर हुआ, अवध हुआ, पेशवा हुआ, बरार हुआ, और बरार या भोसले, समझे ना, भोसले। और उसके बाद सिंधिया। एक बार फिर से हमटा पबस ट्रिक है, पहले बार पहला सहायक संधि में हुआ था ये जो है, कौन हुआ था जी, हैदराबाद, फिर मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, फिर भोसले और सिंधिया, समझ ग्वालियर का सिंधिया। तो इस चीज को भी ध्यान में रखेंगे। और डुप्ले को सहायक संधि का जनक किसको मानते, डुप्ले को, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम खोज किया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। किसने कहा जी कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। ऑप्शन सी कोपरनिकस। और ये कोपरनिकस पोलैंड के निवासी थे। और इन्होंने ही कहा था कि ब्रह्मांड का केंद्र सूर्य है। ब्रह्मांड का केंद्र क्या है, सूर्य है, कोपरनिकस ने कहा था। और इस सिद्धांत को हेलियोसेंट्रिक्स मॉडल कहते, यानी ब्रह्मांड का केंद्र क्या है, सूर्य है। हालांकि ये सही भी है, और सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी चक्कर लगाती। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है। समझ रहे, सोलर सिस्टम का भाग नहीं है। तो ऑप्शन डी निहारिका, निहारिका मतलब नेबुला भाग नहीं है, समझ रहे ना।
आगे क्वेश्चन नंबर 32, मौसम के बारे में अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक को क्या कहा जाता? जो मौसम के बारे में अध्ययन करे उस वैज्ञानिक को क्या कहते? तो मेटेरियोलिस्ट, समझे ना? मेटेरियोलिस्ट, मेटेरियोलिस्ट कहते मौसम वैज्ञानिक के बारे में जानकारी अध्ययन करेगा वैज्ञानिक होगा। लेकिन इससे थोड़ा सा क्वेश्चन और हट के पूछता, अगर इसकी पृष्ठभूमि के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले इंडियन मेट्रियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का स्थापना 1875 में। दुनिया में सबसे पहला मौसम विभाग का अगर कह दे तो भारत का ये दूसरा स्थान होता। पहला कोई स्थान था दूसरी जगह जो कि यूरोप में था, लेकिन भारत में भी कम नहीं था। 1875 में इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का स्थापना हो गया था 1875 में। और भारतीय मौसम वेधशाला कह दे तो इसका मुख्यालय पुणे में, जबकि केंद्रीय मौसम विज्ञान केंद्र कह दे नई दिल्ली में। आगे क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन सी पम्पास। और ये पम्पास जो है शीतोष्ण घास के मैदान है, ठंडा वाला है, और कहाँ पड़ता है? अर्जेंटीना में। लेकिन ये सब चीज तो कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सा शीतोष्ण है कौन सा उष्ण है। एक चीज ध्यान रखिए, उष्ण का माने जो गर्मी वाला घास का मैदान है ना, उसका संख्या कम है। कितना है? 3 गो, और उसी 3 गो को याद कर लीजिए, बाकी सब ठंडा है कि नहीं। तो सवाना, सवाना जो कि गर्म है, कहाँ? अफ्रीका में। कम्बोज जो कि ब्राजील में है, और कम्बोज को कभी कभी कंपोज भी कहते हैं। और लानोस जो कि वेनेजुएला में। यानी फिर से सवाना, कम्बोज और लानोस, इस ससुरा उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। और कहाँ कहाँ अवस्थिति भी बताइए ना दिए थे। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से कौन सी कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? कृत्रिम आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, समझ रहे ना? तो किसका उदाहरण है? तो ऑप्शन ए धान का खेत। ये सेम क्वेश्चन बीपीएस ये बिहार दरोगा पीटी में क्वेश्चन पूछा हुआ था 2213 का सेकंड शिफ्ट में। तो धान का खेत था। और जो देखिए इकोलॉजी शब्द किसने दिया? टेंसले ने। इकोलॉजी शब्द किसने दिया? टेंसले ने। जबकि इकोलॉजी खोज किसने कर दिया? अर्नेस्ट हैकल ने। ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि एक घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला माने फूड चेन के विभिन्न घटकों का सही क्रम क्या है जी? तो पहले घास, टीडा, मेढक, सर्प, तब न अपघटक। उस दिन हम लोग चर्चा कर रहे थे, समझ रहे ना? चर्चा कर रहे थे इस चीज को लेकर कि बैक्टीरिया जो है पारिस्थितिकी तंत्र में बायो कुछ था, जयमंडल में कि बायो, इसी टाइप का क्वेश्चन था। उसमें क्रिया बैक्टीरिया किस प्रकार से क्रियाशील है? तो अपघटक के रूप में, डिकम्पोजर जिसको कहते हैं उसके रूप में। ये राइट आंसर है। हालांकि माइक्रो कंपोनेंट कंज्यूमर एक लड़का थे वो बोल रहे थे, लेकिन माइक्रो कंज्यूमर से बढ़िया ऑप्शन अब जब अपघटक है तो आप क्यों चूज कीजिएगा दूसरी जगह को? जब हमको कम पैसा में बढ़िया एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, एम्प्लॉय मिल रहा है, तो हम दूसरे को क्यों रखेंगे? इसलिए अपघटक राइट आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि दक्षिण गंगोत्री निम्न में से कहाँ है? दक्षिण गंगोत्री कहाँ है? अंटार्कटिका में। ऑप्शन ए राइट आंसर। और वही अंटार्कटिका जहाँ केवल बर्फ ही बर्फ है, और विश्व के लगभग सारे देश वहां अपना अपना अनुसंधान केंद्र स्थापित किए। और भारत ने पहली बार स्थापना किया दक्षिण गंगोत्री 1983 में। 1983 में दक्षिण गंगोत्री वहां बैठाया गया। हालांकि महज इनका 6-7 साल के बाद ये खत्म हो गया। फिर हम लोग मैत्री बैठाए, मैत्री अनुसंधान केंद्र नाम दिए, और 1989 में, और फिर भारती 2012 में अभी चल ही रहा है। आगे जंतर मंतर का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा करवाया गया था? जंतर मंतर का निर्माण जो है जयसिंह के द्वारा 1724 ईस्वी में जंतर मंतर स्थापित हुआ। और भारत के 5 जगह जंतर मंतर बनवाया गया: दिल्ली, जयपुर, वाराणसी, मथुरा, उज्जैन। एक बार फिर से, दिल्ली, जयपुर, वाराणसी, मथुरा, उज्जैन। ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक किसको माना जाता? क्वेश्चन नंबर 38 हम लोग देख रहे हैं। भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक किसको मानते? तो ऑप्शन डी एच जे भाभा, होमी जहांगीर भाभा को मानते। समझ रहे? डी फॉर डॉग राइट आंसर। तो अब इसकी पृष्ठभूमि की बात करेंगे तो सबसे पहले परमाणु आयोग का गठन हुआ 1948 में। 1948 में परमाणु आयोग का गठन होता, जबकि परमाणु विभाग का गठन 1954 में। अब कहिएगा ससुरा इधर से उधर हो जाता, कभी आयोग कभी विभाग, किसको समझेंगे 48 किसको समझेंगे 54? तो देखिए पहले अ तब नु ब, मतलब कौन चीज? पहले अ वा सीखा जाता है, उसके बाद क ख ग घ। तो अ वा माने आयोग, परमाणु आयोग पहले 48, और उसके बाद परमाणु विभाग 1954। ये सब चीज को ट्रिक से याद करिएगा, कोई भी गड़बड़ नहीं होगा। तो देखिए मिसाइल मैन हम लोग एपीजे अब्दुल कलाम को मानते, जबकि रॉकेट मैन किसको कहते जी? के सिवन को। एकदम बेहतरीन, मजा आ गया आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है, क्या कहता है जी? कि जैविक परिरक्षकों में मुख्यतः क्या पाया जाता? जैविक परिरक्षक जो भी होते हैं मुख्यतः क्या पाया जाता? फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड मतलब कौन सी? कीड़वन, समझ ना? और आप तो जानते ही हैं कि शर्करा कैसे बनाता। शर्करा से, जैसे हम लोग गन्ना से कैसे हम लोग शराब बनाते, अल्कोहल बनाते, कीड़वन या फॉर्मल्डिहाइड फर्मेंटेशन से, सॉरी वो फर्मेंटेशन होता। थोड़ा सा क्षमा चाहेंगे, इधर से उधर हो जा रहा है। समझ ना? जब ज्यादा डाटा हो जाता है ना तो इधर से उधर हल्कारा मन रहा है, समझ ना? पानी का जब हल्कारा लेयर में घर्षण होता है उसको श्यानता कहते हैं, समझ ना? तो वही है, दिमाग में भी ऐसा ही होता। तो फॉर्मल्डिहाइड होता, ठीक है। तो ऑप्शन 39 का ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि बिल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैसें
ऑप्शन सी ऑक्सीजन और एसिटिलीन। ऑक्सीजन और एसिटिलीन का उपयोग हम लोग बिल्डिंग में करते हैं। बिल्डिंग मतलब समझ रहे हैं, कुछ लोग जानते ही नहीं बिल्डिंग क्या है। अरे भाई कुछ टूटा फूटता है तो नहीं टूटता है बिल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 41, प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस वनस्पति कोशिका में स्थित होता है। फोटोसिंथेसिस जब प्रकाश संश्लेषण, पत्तियां प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाती तो क्लोरोप्लास्ट न रहता है जी। और क्लोरोप्लास्ट में कौन से तत्व पाए जाते हैं तो मैग्नीशियम। ध्यान रखेंगे। पौधे में कितने पोषक तत्वों की जरूरत होती, पहले 16 था अब 17 हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि किस वर्ग के पौधे को पादप वर्ग के उभयचर कहा जाता है। पादप वर्ग के उभयचर कहते हैं, जानते करते हैं कि पादप 3 प्रकार, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और थैलोफाइटा। नहीं समझिए, ज्यादा बताने तो टाइम लग जाएगा थोड़ा सा। चूंकि उसको सोचेंगे ना तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, इसलिए छोड़ दीजिए। किस वर्ग के पौधे को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है। ब्रायोफाइटा यानी पादप ये उभयचर है। जैसे कैसे मेढक उभयचर कहते हैं ना, उभयचर माने कौन चीज, एम्फीबियन। तो एम्फीबियन जो है ब्रायोफाइटा कहते हैं। और पादप जगत के सबसे बड़ा समूह कह दे तो हम लोग थैलोफाइटा को मानते हैं। हाँ एगो थैलोफाइटा छूट रहा था, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। ठीक है, ये 3 गुण रहता है पादप का, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। और पादप जगत का सबसे बड़ा समूह कह दे तो थैलोफाइटा को मानते, और जंतु जगत का सबसे बड़ा समूह कह दे अर्थोपोडा को मानते। आगे क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की कि भारतीय जो रियासत है उनकी नीति क्या होगी, हम सब कैसे इसको करेंगे, डीलिंग करेंगे। तो ऑप्शन ए नागपुर अधिवेशन। जानबे करते हैं कि 1920 में जो है नागपुर अधिवेशन लाला लाजपत राय द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है कि अशोक ने किस अभिलेख में दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख किया है। अशोक के द्वितीय शिलालेख में, ये ऑप्शन ए राइट आंसर। आप जानते ही हैं कि अशोक के द्वितीय शिलालेख में जो है दक्षिण भारत के राज्यों का उल्लेख किया गया है। चोरचेल नहीं होता है, चोलचेल, चेर, सॉरी, इसका उल्लेख किया गया है। ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था। गृह कर मतलब होम टैक्स, ये लगाने वाला प्रथम सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। और सबसे पहले सेना का नगद वेतन और घोड़ा दागने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी। और इससे एक और क्वेश्चन बनता, सीरी का किला किसने बनवाया, अलाउद्दीन खिलजी। सीरी का राजधानी किसने रखा, अलाउद्दीन खिलजी। लेकिन सीरी का नगर किसने बनाया, बलबन। थोड़ा सा हच पच हो गया कि नहीं, एक बार फिर से। सीरी का किला और राजधानी को अदे तो अलाउद्दीन खिलजी को मानते, जबकि सीरी का नगर किसने बसाया, बलबन को मानते। बस से बसाया, बस से बलबन, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। 46, भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली से निर्मित हुआ, बलबन का मकबरा। शुद्ध इस्लामी से एकदम शुद्ध, बोले ना नहीं होता, शुद्ध देसी घी है तो वही है। शुद्ध मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली से निर्मित हुआ, बलबन का मकबरा। हालांकि इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का ऐसा पहला ये सुल्तान था जो खुद मरने से पहले अपना बना लिया मकबरा, ना गजब की विडम्बना था। आगे क्वेश्चन नंबर 47 कहता है कि मकड़ियों यानी स्पाइडर में उत्सर्जी उत्पाद होता है। मकड़ियों में किस प्रकार से उत्सर्जी उत्पाद होता है तो गुआनिन। कौन सी, गुआनिन। और यूरिक एसिड पक्षियों में, यूरिक एसिड पक्षियों में, हम लोगों में यूरिया। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है कि लाली वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। लाली, लाली वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है तो अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी राइट आंसर। और आर्किड का स्टेट किसको कहते हैं, आर्किड, आर्किड स्टेट कहते हैं अरुणाचल प्रदेश को, जबकि केसर या जफरान की खेती सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 49, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले स्वतंत्र जीवी बैक्टीरिया है तो एजिटोबैक्टर, ऑप्शन डी राइट आंसर, एजिटोबैक्टर। आगे क्वेश्चन नंबर 50, दक्षिण का नीरो किसको कहा जाता तो महमूद गावा, ऑप्शन ए। दक्षिण का नीरो कहते हैं इसको, महमूद गावा को। आज का